यूपी आसन पद्धति केमिस्ट्री पार्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलिए उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सबसे एक बार आपको सुनाता हूँ। आइडेंटिफाई द बेस्ट कंडीशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये रिएक्शन दे रखे हैं, पूछ रहे हैं ऑप्शंस में, ये ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहे हैं कि इस रिएक्शन का कौन सा आइडेंटिफाई कीजिए फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा रिएजेंट हमारा ये ऑप्शन में दिया गया है, कौन सा रिएजेंट इसका ट्रांसफॉर्मेशन करा सकता है। तो हमें ये एमाइड दे रखा है, एमाइड से हमें एमीन बना के दिया है और CO2 गैस बाहर निकाली गई है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन H2 कैटेलिस्ट। H2 कैटेलिस्ट का काम होता है एल्कीन का एल्काइंस का एल्कीन में कन्वर्ट करना, यानी हाइड्रोजनेशन, यानी रिड्यूस करना, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करना, हाइड्रोजन कैटेलिस्ट। तो ये एमाइड का एमीन में कन्वर्ट तो कर नहीं सकता, ये ऑप्शन ए एलिमिनेट। ऑप्शन बी दे रखा है एक्सिस अमाउंट में CH3I, एक्सिस अमाउंट में CH3I दे रखा है K2CO3। तो CH3I ये क्या करेगा, जो एमीन ग्रुप है नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है उसको उस पर CH3 अटैच हो जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम आएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि एमाइड दे रखा है और नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। तो ये कैटलिस्ट भी ये रिएजेंट भी एमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो ऑप्शन थर्ड है Br2 NaOH और H2O। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। और चौथा ऑप्शन जो है डी, उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे रखा है और डाइएथिल ईथर दे रखा है, तो ये भी इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। और ये हाफ मैन ब्रोमाइड आपने पढ़ी होगी, नेम रिएक्शन है हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये वही हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। चलिए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या है। वो पूछ रहा है कि ये हमें रिएक्शन बना के दे रहा है, मैं इसको ओपन करके लिखता हूं NH2 प्लस। अब पूछ रहा बताइए कि कौन से रिएजेंट की सहायता से हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं NH2 प्लस CO2। देखिए जो ऑप्शन सी दे रखा है उसमें हमें दिया है Br2 प्लस KOH ले लो या NaOH ले लो, NaOH दिया है 2 और H2O। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। मैकेनिज्म ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारा Br2 दे रखा है प्लस NaOH दे रखा है और साथ में है एमाइड CH3CH2C डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन लगे। तो मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारा जो NaOH है ये बेस है, ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा। ये बेस है तो करेगा क्या, ये मोर एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा। मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा, ये नाइट्रोजन वाला। ये यहाँ से प्रोटॉन निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज हमारा नाइट्रोजन का आएगा और नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज आने के बाद वो ऑक्सीजन के जो कार्बोनिल के साथ डीलोकेलाइजेशन में है। तो ये हमारा क्या एसिडिक प्रोटॉन है, बनेगा CH3CH2O डबल बॉन्ड NH O माइनस हो जाएगा। और हमें ब्रोमीन दे रखा है, ब्रोमीन को मैं ओपन करके लिखता हूँ। तो ये वापस से ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस से जाए और नाइट्रोजन ये इस Br पर अटैक कर दे, एक Br माइनस बाहर निकले। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। तो बनेगा हमारा CH3CH2
और ऑक्सीजन पे कार्बन पे फिर से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्लस सिंगल बॉन्ड NH और ये Br, ठीक है। और जो हमारा Na प्लस यहाँ से NOH माइनस में, तो यहाँ से और यहाँ से H मतलब H प्लस निकाल लिया और माइनस H2 एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, यहाँ से NaOH भी बचा होगा, तो NaOH क्या करेगा, एक यहाँ से Br माइनस Na प्लस से ऐड हो जाएगा, NaBr निकल जाएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन में अभी भी NaOH पड़ा है, तो फिर से OH माइनस क्या करें, इस वाले प्रोटॉन को निकाले, बनेगा फिर CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड N माइनस Br, ठीक है। ये Br माइनस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अगर यहाँ से देखिए N सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज, एक तो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और जो नाइट्रोजन ब्रोमीन वाला बॉन्ड है, ये जो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बना है, अगर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ब्रोमाइड आयन के रूप में निकल जाए तो हमें नाइट्रीन मिल जाएगा। नाइट्रीन कार्बन की तरह होता है, इंटरमीडिएट मिलेगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड और ये हमें मिलेगा नाइट्रीन, ठीक है। और नाइट्रोजन पे लॉन्ग गैप होता है, ठीक है। ये नाइट्रीन बन गया क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रह गया, बन गया वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि ब्रोमीन जो था वो नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन साझे वाले जो इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन और ब्रोमीन के, तो वो Br माइनस वो ब्रोमाइड आयन के रूप में निकल गए, ठीक है। हमें मिल गया नाइट्रीन जो कि इंटरमीडिएट है। तो नाइट्रीन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल बच गया ना, ये वाला। जब जैसे वैकेंट ऑर्बिटल बना तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, बिहेव करेगा। तो हमारा ये जो ग्रुप है पूरा, ये ग्रुप, इसके पास ऑर्बिटल है, एक वैकेंट ऑर्बिटल। चलिए हम ऑर्बिटल इधर मान लेते हैं। तो क्या करेगा, इस ऑर्बिटल में ये अपने इलेक्ट्रॉन, ये पूरा ग्रुप इस ऑर्बिटल में माइग्रेट कर जाएगा, ठीक। जब ये माइग्रेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये वाले इलेक्ट्रॉन लेकर, तो इसके यहाँ तो ऑर्बिटल खाली रह जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो CH3 CH2 और किससे जुड़ गया, ये नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन हमारा जुड़ा है CO से, और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और नाइट्रोजन के पास एक नेगेटिव चार्ज पहले से था, ठीक। एक तो इलेक्ट्रॉन लेकर निकल कर एक वैकेंट ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में डबल इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज इसका नाइट्रोजन पर आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल का ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से, CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमें वाटर भी दे रखा है। तो वाटर क्या करेगा, इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा, वापस से आएगा नेगेटिव, जैसे ऑक्सीजन पे जाएगा ऑक्सीजन अपन नेगेटिव चार्ज वापस लाएगा, और जो कुछ इस तरीके से बनेगा CH3 CH2 और N नेगेटिव, और ये आ गया अपना, मैंने वाटर को इधर लगा दिया इस तरह से। तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जो वाटर मॉलिक्यूल है, और ये हमारा C डबल बॉन्ड O। ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, ये नाइट्रोजन इस प्रोटॉन को ले ले, ठीक है। मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये जैसे ही अपना नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से प्रोटॉन लेगा तो नाइट्रोजन बन जाएगा CH3 CH2 NH और ये COH डबल बॉन्ड O।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूटे और प्रोटॉन जो प्रोटॉन है वो निकले और इस वापस से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आए और ये नेगेटिव नाइट्रोजन का ये वाला प्रोटॉन ले लें तो बनेगा हमारा एमीन CH3 CH2 NH2 NH2 ये वाला प्रोटॉन ले लिया और हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यही उसमें प्रोडक्ट दे रखा था बना के तो हमारा कौन सा रिएजेंट हो गया ऑप्शन सी Br2NaOH और वाटर तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसको मैं हटा देता हूँ अगला क्वेश्चन है which one of the following pairs is correctly matched ऑप्शन में दे रखा है करेक्टली मैच कराना है बॉइल टेम्परेचर कौन सा सही है बॉइल टेम्परेचर दे रखा है बॉइल टेम्परेचर क्या होता है बॉइल टेम्परेचर इन्होंने दे रखा है 2A अपॉन RB 2A अपॉन RB और दे रखा है इन्वर्टेड टेम्परेचर ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी में दे रखा है इन्वर्टेड टेम्परेचर इन्वर्टेड टेम्परेचर इन्होंने दे रखा है 2T बॉइल टेम्परेचर यानी 2 into बॉइल टेम्परेचर और ऑप्शन सी इन्होंने दे रखा है क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है इसको मैच कराया A अपॉन 27 B डी ऑप्शन में इन्होंने दिया है क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर 8A अपॉन 27 BQ अब पूछ रहा है हमसे कि कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है कौन सा देखिए बॉइल टेम्परेचर जो होता है उसकी वैल्यू होती है A अपॉन RB ए क्या है ए और बी दोनों क्या है वांडरवाल गैस कांस्टेंट है ए वांडरवाल गैस कांस्टेंट बी वांडरवाल गैस कांस्टेंट इन्होंने क्या दे रखा बॉइल टेम्परेचर को दे रखा 2 into A अपॉन RB तो ये वाला था हमारा हो गया गलत क्योंकि इन्होंने 2 into A अपॉन RB दे रखा है बॉइल टेम्परेचर हमारा ये होता है इन्वर्टेड टेम्परेचर क्या होता है इन्वर्टेड टेम्परेचर होता है हमारा 2A अपॉन RB ठीक है लेकिन इन्वर्टेड टेम्परेचर में किस फॉर्म में दे रखा 2 into बॉइल टेम्परेचर तो क्या मैं 2 की बॉइल टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दूं 2 into बॉइल टेम्परेचर क्या है हमें पता है इन्वर्टेड टेम्परेचर हमारा ये होता है अगर मैं इसको बॉइल टेम्परेचर को A अपॉन RB की जगह बॉइल टेम्परेचर लिख सकता हूँ ना ये देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा 2 into बॉइल टेम्परेचर तो हमें कंफ्यूज करने के लिए इन्वर्टेड टेम्परेचर 2 into बॉइल टेम्परेचर यही होता है क्योंकि हमारा बॉइल टेम्परेचर होता है A अपॉन RB और इन्वर्टेड टेम्परेचर होता है 2A अपॉन RB तो इन्होंने 2 की मल्टीप्लाई करके दिया तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन बी। बाकी क्रिटिकल अगर बात करें क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है ठीक है क्रिटिकल प्रेशर होता है हमारा A अपॉन 27 B स्क्वायर। अब बात करें क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है 8A अपॉन 27 RB ये हमारा होता है। देखिए ये भी गलत हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है 8A अपॉन RB इन्होंने BQ कर दिया है तो ये भी गलत हो गया। क्रिटिकल प्रेशर होता है A अपॉन 27 B स्क्वायर इन्होंने केवल B दे रखा है हमारा ये भी गलत हो गया। इन्वर्टेड टेम्परेचर दे रखा है इन्वर्टेड टेम्परेचर में हमने क्या किया 2 into बॉइल टेम्परेचर की मल्टीप्लाई कर दी है तो बिल्कुल ठीक वैल्यू आएगी। इन्वर्टेड टेम्परेचर हमारा ये होता है और बॉइल टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे
तो हमारा इन्वर्टेड टेम्परेचर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इसकी वैल्यू लिख कर रखिएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन में जरूर पूछ लेता है, किसी तरीके से पूछ लेता है, मैच करा लिया, किसी में पूछ लेता है नॉट करेक्टली मैच, किसी में डायरेक्टली पूछ लेता है। आप इसकी वैल्यू देख लीजिए, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखिए जो हमारा बॉयल टेम्परेचर होता है वो होता है A अपॉन आर बी, और इन्वर्टेड टेम्परेचर होता है 2A अपॉन आर बी, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A अपॉन 27 आर बी। और क्रिटिकल प्रेशर की बात करें तो वो होता है A अपॉन 27 बी स्क्वायर। इन सब की आप वैल्यू लिख लीजिए और याद ही कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछता है, या तो यूपी पीजीटी में पूछ लेगा, यूपी टीजीटी पीजीटी में दोनों में कहीं से भी इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। और जीआईसी यूपी जीआईसी में भी इस तरीके का क्वेश्चन सर आया था, और आशा पद्धति में भी क्वेश्चन इस तरीके का है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में आपको यूपी पीजीटी टीजीटी और जीआईसी वगैरह में एक आध क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई पूछी गई है। देखिए आयनिक रेडियाई पूछी गई है, हमने दे रहे हैं कुछ लैंथेनाइड। आयनिक रेडियाई पूछी गई है किसमें, इंडियन 3+ La3+ यानी लैंथेनम, और आपका EU 3+ यूरोपियम, और दे रखा है एंड ल्यूटेटियम Lu3+। अच्छा पूछ रहा है रेडियस का ऑर्डर लगाना है। देखिए रेडियस का ऑर्डर हमें पता है, लैंथेनाइड में जब हम लैंथेनाइड में पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज लैंथेनाइड का डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है। उसका रीजन भी चलिए समझ लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस से नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, ठीक। मान लीजिए लास्ट वाली जो हमारी एक्सटर्नल कक्षा थी, इसको मैंने मान लिया ये हमारी 4f है, और ये हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जब इसका करते हैं क्या होता है, लैंथेनम का लैंथेनाइड सीरीज को मैं लिखता हूँ ना, सबसे ऊपर होता है आपका लैंथेनम, इसको और होता है हमारा तो बेलो के एलिमेंट आ जाते हैं सी और ये होते हैं हमारे लैंथेनाइड एलिमेंट। कितने होते हैं 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 टोटल 14 एलिमेंट होते हैं लैंथेनाइड 4f। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं तो इसके 4f में बाहर में लास्ट वाले कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ, 4f 1 और 5d 1 और 6s2। इसका करेंगे तो 4f3 5d 0, d का इलेक्ट्रॉन इसमें f में पहुंच जाता है, और 6s2 4f3 5d 0 6s2 4f4
5D0 6S2 4F5 5D0 6S2 4F6 5D0 6S2 4F सॉरी ये गड़बड़ हो गई है, यहाँ फिर से मैंने 3 लिख दिया, यहाँ आएगा 4, ये 5, ये 6, ये 7 और इसमें क्या होगा गैडोलेनियम में 4F7 और 5D1 क्योंकि हाफ फील्ड मोर स्टेबल होती है तो एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा इसका 6S2 4F8 के बाद आ जाएगा 9 क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाएगा इस वाले एलिमेंट के लिए 5D0 6S2 4F10 5D0 6S2 4F11 5D0 6S2 4F12 5D0 6S2 4F13 5D0 6S2 4F14 5D0 6S2 और इसमें भी 4F14 5D1 6S2। ये होता है हमारे लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम पता है कि हम जो हमारे देखिए हमें सबसे बाहरी वाली जो सेल है हमारी वो है 6S को हमने ये मान लिया 6S, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर वाली है 5D और ये इसके और भी यानी कि बाह्य कक्षा और ये पेनल्टीमेट सेल और एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं इसको और ये 4F हमारा यानी कि 2 के बाद है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो साइज है लैंथेनाइड में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज क्यों होता है, जिसे हम लैंथेनाइड कंट्रैक्शन भी बोलते हैं। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो हमारा जैसे जैसे न्यूक्लियस जैसे जैसे हमारा एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉनों की संख्या भी बड़ी होगी न्यूक्लियस में। जब प्रोटॉनों की संख्या बड़ी होगी तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बाह्य वाली कक्षा पर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ना। ये इस तरीके से जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये बाहर वाली कक्षा पर क्या करेगा, ज्यादा पड़ेगा। वो क्यों ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जो एफ ऑर्बिटल होता है वो पुअर सील्डेड होता है, यानी कि इसको इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को उतना होल्ड करके नहीं रखता इसको, ये इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एफ ऑर्बिटल से बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है। पेनिट्रेट यानी बाहर निकल जाता है 4F से और 5D से, क्योंकि F और D ऑर्बिटल जो होते हैं वो पुअर सील्डेड होते हैं। पुअर सील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा जो बाहर वाली कक्षा पर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन होता है, तो साइज जो होता है साइज इसका थोड़ा कंट्रैक्ट कर जाता है। तो हमारा इस तरीके से ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये होता इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे हमें बताना है साइज का ऑर्डर। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो गया, सबसे बड़ा साइज हो गया हमारा, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है Na, इसका साइज क्या होगा Na3+। ठीक, इसका साइज तो हमको पता सबसे छोटा होगा Lu3+। उसके बाद हमारा आ जाएगा Eu3+, हो गया, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ये इंडियन। ठीक है, ये होगा हमारा रेडियस आयनिक रेडियस का ऑर्डर। सबसे बड़ा साइज इसका होगा, इसका लगभग साइज होगा 1.01 करके, इसका होता है लगभग 9 इंग्लिश टर्म में ये वैल्यू है 0.998 करके, और इसका होता है 0.001
0.6 के आसपास होता है, इसका होता है 0.88 एंगस्ट्रम और इसका 0.76, इतने लगभग अप्रोक्सीमेटली इतने एंगस्ट्रम के आसपास होता है। साइज का जो हमारा ऑर्डर है La3+, EU3+, Indian3+ और Le3+। तो ऑप्शन दे रखा है हमारा, ऐसा ऑप्शन है E, ऑप्शन बी इधर राइट आंसर। ठीक, हमने इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कंट्रैक्शन लेंथेनाइट कंट्रैक्शन किसे कहते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूं तो ये देखिए n जो बाह्य वाली कक्षा है ये n है, ns2 और इसके एक यानी n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, 0 है या 1 है। ठीक है, देखिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ns2 और इसमें से एक कम तो है -1 d 0 1 और इससे फिर एक कम हो जाता है -2 1 to 40। ये इसका हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इसे हटा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री पूछी है। कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, बाई बी AC का होल ट्राइस वो H का होल ट्राइस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हमें दिया है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है और बतानी है ज्योमेट्री क्या होगी। देखिए हमें ये पता है AC क्या होता है, एसीटो एसीटेट होता है। ठीक है, एसीटो एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O और CH3, एसीटो एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, ये इसका होता है फॉर्मूला। तो ये हमारा बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। बाइडेंटेड लिगेंड जैसे मान लो ये हमारा कोई सेंटर एटम है बाई बी, तो इसको किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये CH3 ये CH3 ये CH2। तो ये हमारा इस तरीके से इसकी टाउटोमेरिक यानी इनॉल फॉर्म भी पाई जाती है, यानी ये वाला जो हाइड्रोजन है अगर इस ऑक्सीजन पे चला जाए तो हमारा ये इनॉल फॉर्म में भी आ जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ये हमारा यानी कि एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, तो इस तरीके से हमारे कितने AC का होल थ्राइस दे रखा है। तो यानी कि 3 दूनी 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अकॉर्डिंग हुए और कोऑर्डिनेशन नंबर OH का होल ट्वाइस दे रखा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इसके अकॉर्डिंग हुए। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया हमारा कितना 8 6 + 2, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। और ज्योमेट्री और पूछिए आप, देखिए जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो सकता है उसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो सकती है, या हो सकती है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री हो सकती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 8 होता है उसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी, क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, मैं इसको हटाता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर है 8, तो हमें मेटल्स है लिगेंड्स टोटल कितने बॉन्ड बनाने होंगे 8। तो इस क्या होगा स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, एंटी क्यों होगा इसलिए एक तो स्क्वायर होगा, सीधा ले लें इस तरह से, एक
स्क्वायर में मैंने इस तरीके से ले लिया, तो दूसरा स्क्वायर क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके एंटी है, यानी कि अगर इसका कॉर्नर यहाँ है तो दूसरे इस वाले स्क्वायर का कॉर्नर मुझे इसके यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, स्टैगर्ड फॉर्म के तरीके से कि स्टैगर्ड में हम लेते हैं। ठीक है, ये एक स्क्वायर है। ठीक, अब इससे सारे ये जो लिगेंड है इस तरीके से बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक, और ये भी चारों कॉर्नर से, और हमारा ये लिगेंड क्या करेगा, इसके क्या है, बिल्कुल एंटी है ये। ये हमारा क्या है, एंटी स्क्वायर की तरह, यानी कि स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगी इसकी ज्योमेट्री। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और ज्योमेट्री एंटी स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा कैसा दे रखा है, एक और ऑप्शन ए में दे रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एंड ज्योमेट्री ट्रायंगल बायपैरामीटर, तो हो ही नहीं सकती जब कोऑर्डिनेशन, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर मैच नहीं करता तो ठीक है, एक ही ऑप्शन है, बहुत आसानी से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, ऑप्शन है डी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को